हेलो, मैं डॉक्टर राजेश सिंह। आज जो मेरे चर्चा का टॉपिक है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। बट उसके पहले शुक्राणु जनन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने से पहले मैं इस बात पे चर्चा करना चाहूँगा कि शुक्राणु जनन के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्यों शुक्राणु जनन आवश्यक होता है। तो पहले जो है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राणियों में जो प्रजनन है एक जैविक गुण है। ठीक है। अपनी संतति को बनाए रखने के लिए प्राणी जनन करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो जनन, तो प्राणियों में जनन दो प्रकार के हो सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में अलैंगिक प्रजनन और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। जितने भी उच्च श्रेणी के प्राणी होते हैं उसमें प्रजनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था युग्मक जनन होती है। और इसलिए जो हम ये जो दूसरी साइड हम ये स्लाइड है जिसमें हम देख रहे हैं, इसमें हमने जो है कुछ जो चीज़ें जो आपको बताई है कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो गैमेटोजेनेसिस ही जो जो वह प्रक्रम है या वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। नर युग्मक कोशिका हम शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक कोशिका अंडाणु कहते हैं। तो अब हम जो इस गैमेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस, जो शुक्र जनन या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के बारे में डिटेल्स में जानकारी देना। शुक्राणु जनन है क्या? शुक्राणु जनन एक्चुअली क्या है कि जो भी नर होते हैं उनके जनन में जो ये युग्मक निर्माण है, जो नर युग्मक कोशिका जो शुक्राणु है उनके बनने की प्रक्रिया है। अब बात ये आती है कि व्हाई स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों? और इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस आवश्यक है क्योंकि हमने जो पहले भी आपको अभी शुरुआत में जो बताया है कि उच्च श्रेणी के प्राणियों में जो प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है और जिसमें कि लैंगिक प्रजनन जो होता है उसमें जो नर युग्मक कोशिका और मादा युग्मक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। नर युग्मक कोशिका शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ये दोनों फ्यूज होते हैं और या इनको कहते हैं, इनका संलयन होता है इनके दो प्राक केंद्रकों का, दोनों केंद्रकों का, और एक द्विगुणित जिसमें कि दोनों हैप्लॉइड नंबर्स जो क्रोमोसोम्स के हैं फ्यूज होकर के मिल करके एक डाइप्लॉइड द्विगुणित कोशिकाओं गुणसूत्रों वाले कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि इसको फर्टिलाइज एग कहते हैं या इसको जाइगोट कहते हैं। तो अब चूंकि हमारा जो ये जो टॉपिक है जिस पे हमारा सारे अध्ययन इस पे केंद्रित है, ये शुक्राणु जनन के बारे में हम करेंगे। अब बात अगर हम देखें कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में चरण कौन कौन से होते हैं, प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जब भी पूरी होती है तो ये इन विशेष स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म सेल, इन चरणों से होकर के ही गुजरते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस से को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो सेक्शन में, दो खंडों में विभाजित कर सकते हैं। एक है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मीन्स ये पहला स्टेप है जहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम क्या है जो ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये किसका निर्माण करते हैं, ये जाकर के स्पर्मेटिड का निर्माण करते हैं, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक की प्रक्रिया को हम इसको स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। सेकेंड वन कंप्राइजेज द डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल। मतलब ये जो स्पर्मेटिड जो होता है एक्चुअली, जब एक तो एक्चुअली ये क्या है, राउंडेड सेल होता है, अगुणित गोल कोशिकाएं होती हैं।
बट स्पर्म जो है, शुक्राणु कोशिकाएं जो होते हैं जिसको स्पर्मेटोजोन कहते हैं, ये इसमें पूंछ का निर्माण हो जाता है। इसके बाद आके जो है एक क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है, मतलब द सेकेंड वन कंप्राइजेज द डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल स्टार्टिंग विद द स्पर्मेटिड फेज एंड इज टर्म स्पर्म। तो स्पर्मेटिड में जो बदलाव होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप एक चलायमान, एक मोटाइल शुक्राणु कोशिका का जो निर्माण हो जाता है वह कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोहिस्टोजेनेसिस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दो इनके जो सेक्शंस होते हैं जो जिसमें समस्त शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। अगर हम इसमें देखें तो एक ये जो हमने ये जो आपको इस पीपीटी के स्लाइड में हमने चीज़ें दिखाई है कि किस प्रकार से चरणबद्ध ढंग से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इनमें हम गुणसूत्रों की संख्याओं को दर्शाए हैं और यहाँ पे जो है इनके स्टेजेस हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के किस किस चरणबद्ध ढंग से किन किन चीज़ों का। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली मतलब एक स्पर्मेटो के द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित कोशिका जो स्पर्मेटोगोनियम है जो कि सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल्स के सबसे अपर पार्ट पे होता है वहाँ पर, और ये क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को कंप्लीट करके फाइनली क्या है, ये शुक्राणु कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। तो 1 से 4 हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप जो है, तो ये 4 शुक्राणु कोशिकाएं अगुणित शुक्राणु कोशिकाएं बन जाती हैं। नेक्स्ट इसमें ये जो स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस के जो ये मेन पार्ट जो इसका है जिसमें कि कुंडलित जो है क्या है कि ये सेमिनिफेरस शुक्राणु नलिकाएं हैं और इसके बाद ये एपिडिडाइमिस है और ये वास डिफरेंस है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो शुक्राणु का मूवमेंट आगे सेमिनल वेसिकल्स में होता है जहाँ पर वो जाते हैं। इसका जो इस शुक्राणु जनन कोशिका इस नलिका का जो जब सेक्शनल व्यू क्रॉस सेक्शन जब किया गया तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ल्यूमेन होता है और बाकी ये एक लेयर्स हैं, कोशिकाओं का एक लेयर्स है जिसमें यहाँ पे हमने विस्तृत डायग्राम में इसको दिखाया है आपको कि ये जो यहाँ से स्पर्मेटोगोनियम प्रारंभ होता है और इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस फर्स्ट के द्वारा ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर अगर देखें तो 46 होती है, यहाँ पर देखें तो ये 23 हो जाती है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है, जस्ट हाफ हो जाता है। और मियोसिस सेकेंड जो एक माइटोटिक डिवीजन के समकक्ष माना जाता है जिसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या इनके समान ही होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 23 23 23 ये गोल राउंडेड जो है ये सेल्स हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स को धारण की होती है जिनको हम स्पर्मेटिड कहते हैं और ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा पूंछयुक्त शुक्राणु कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। तो ये एक विस्तृत जो है इसमें शुक्राणु जनन के विभिन्न चरणों या प्रावस्थाओं के बारे में हमने आपको बताया। तो इसमें जो स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ हो इस विचार से हम देखें कि इनमें 3 उप अवस्थाएं पाई गई या इनको विभेदित किया। एक तो क्या था, गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा था ग्रोथ फेज और तीसरा था परिपक्वन प्रावस्था जिसके द्वारा पूर्णतः जो एक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करता है। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से कुल मिलाकर के कितने 4 शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। नाउ अब अगर हम देखें कि शुक्राणु जनन जो है कि प्रक्रिया या किसी से नियंत्रित होता है, निश्चित रूप से इसमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को जो अगर हम देखें कि ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है प्यूबर्टी, ठीक है, ये प्यूबर्टी जो प्रावस्था चाहे नर और मादा दोनों केस में प्यूबर्टी की प्रावस्था आती है। यहाँ पर इस प्यूबर्टी के समय इनका
शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पूर्णतः प्रारंभ हो जाती है, मतलब शुरू हो जाती है। और इसमें जो हमारे एंडोक्राइन स्ट्रक्चर जो अपना रोल प्ले करते हैं, इनका इंटरेक्शन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और लेडी कोशिकाओं का होता है। सर्टोली कोशिकाएं जो है, जो भी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका निभाती हैं। और ये जो सर्टोली कोशिकाएं दो प्रकार के हार्मोन बनाने में सक्षम होते हैं, एक एस्ट्रोडायल और एक इनहिबिन, ठीक है। लेडी कोशिकाएं भी जो होती है क्या है, एस्ट्रोडायल को बनाने में सक्षम होती हैं, और लेकिन इनका जो मुख्य प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो हमारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को नियंत्रित करते हैं। एस्ट्रोजेंस को भी ये पाया गया है कि ये कई प्राणियों में ये शुक्राणु जनन की कोशिकाओं के लिए, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इसी तरह से जो एक प्रोलैक्टिन बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, ये भी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये जो स्लाइड है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिट्यूटरी जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथ का जो एंटीरियर लोब है जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, किस प्रकार से गोनेडोट्रोप्स जो इनमें होते हैं, ये गोनेडोट्रोप्स जो कि एफएसएच और एलएच हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफएसएच सर्टोली सेल्स पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, और इसके बाद इनके द्वारा आप देख सकते हैं ये एंटीजन बाइंडिंग जो एबीजी ग्लोबुलिन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये और इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल जो लेडी कोशिकाएं होती है जो टेस्टोस्टेरोन का मुख्यतः स्राव करती है, ये देख सकते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन बनता है यहाँ पर। तो एलएच जो इसका प्रमुख कार्य क्या है, टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट, इनके टेस्टोस्टेरोन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करना। और टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं कि जो जीएनआरएच और एलएच के स्रावण को कम करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, इनका नियंत्रण स्थापित करते हैं। एफएसएच हार्मोन यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन के साथ। और इनहिबिन क्या करता है, ये एफएसएच के स्राव को संदमित करता है, कम करता है। सर्टोली सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एंड्रोजन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को जो है स्रावित करती है और इनहिबिन को स्रावित करती है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे हमने ये देख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या करता है, ये इनलार्जमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और एनाबॉलिक प्रक्रिया को क्या करता है, फास्ट करता है, तेज करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोनल कंट्रोल होता है जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को कंट्रोल करने में, और इसके साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को, मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को नियंत्रित करता है। तो ये जो है धन्यवाद, ये आपके लास्ट स्लाइड है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से जो शुक्र जनन जो है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, हमारे जितने भी प्राणी हैं, नर प्राणी हैं, उनके लिए आवश्यक है। और क्योंकि हम देखते हैं कि अगर एक मैच्योर स्पर्म नहीं होगा तो वो किसी भी तरह से अंडाणुओं को क्या करता है, फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इस समस्त प्रक्रियाओं के द्वारा एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। धन्यवाद।